Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita, presenting here today an important topic of IPC. In the last previous class, we have already discussed the territorial jurisdiction, that is intra-territorial jurisdiction, and also corporate criminal liability. In today's lecture, I will discuss or explain every aspect of extra-territorial jurisdiction. और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो सुनिए, तभी ये आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। और इस टॉपिक का जो भी एस्पेक्ट है, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, केस लॉज हैं, हर एक फैक्ट को बड़े अच्छे से बड़ी बारीकियों से डिस्कस किया गया है। तो आओ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब हम समझते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जैसे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मैंने आपको बताया था कि जो टेरिटरीज इंडिया के अंदर आती है, जो हमने टेरिटरी डिस्कशन की थी कि कौन कौन सी टेरिटरीज है, कि जो स्टेट्स है, यूटीज़ है, और या कोई भी अदर टेरिटरी जो हमने एक्वायर किया, हमारी कंट्री ने एक्वायर किया, वो है इंट्रा टेरिटोरियल। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? जो अपने देश से बाहर है, जो अपने देश से बाहर कोई हिस्सा है, वहाँ पर कोई क्राइम होता है तो वो भी हमारी जो जुरिस्डिक्शन में फॉल करेगा। सेक्शन 3 और 4 जो है दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं। सेक्शन 3 जनरल रूल बताता है और 4 उसका थोड़ा एक्सटेंशन फॉर्म है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन क्या है कोड का, कि सेक्शन 3 एंड 4 डील विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रोविजंस ऑफ दीज सेक्शंस एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इन इंडिया, आवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के वो वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, यानी कि हमारी जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहाँ तक एक्सटेंड करेगी जहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया ने, ये बात आ रही है सिटीजन ऑफ इंडिया की, सिटीजन ऑफ इंडिया ने टेरिटोरियल लिमिट से बाहर जाके कोई काम किया हो। बियॉन्ड का मतलब किसी दूसरे सोवरन, किसी दूसरे देश की टेरिटरी में जाके कोई एक्ट किया हो। Section 3 and 4 lays down that an offence committed outside India may be tried as an offence committed in India in the following 3 causes। ये कह रहा है कि एक ऑफेंस जो इंडिया से बाहर कमिट हुआ तो उनको ये जो नीचे 3 जो कंडीशंस दी हुई है, इन कंडीशन में उस जो ऑफेंस को अपने देश में ट्राई किया जाएगा। सबसे पहला क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये जो पार्ट्स हैं, ये जो दिया हुआ है, ये जो 3 कंडीशंस हैं, सेक्शन 4 से रिलेटेड है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक, एनी प्लेस, किसी भी जगह पर, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बिना और परे, विदाउट बिना, बियॉन्ड परे, इंडिया से परे और उसके बिना जो कोई भी एक्ट करता है। अब सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना विदाउट और बियॉन्ड। विदाउट का मतलब है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पर किसी और सोवरन मीन देश, जहाँ किसी और देश का जुरिस्डिक्शन नहीं है और ना ही हमारे देश का जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसा जो एरिया होगा, ऐसा जो जुरिस्डिक्शन होगा वो विदाउट इंडिया कहा जाएगा। बियॉन्ड इंडिया का मतलब है परे, यानी कि हमारे देश से तो परे हो गया लेकिन वो किसी और सोवरन की टेरिटरी में फॉल कर रहा है तो उसे कहेंगे बियॉन्ड इंडिया। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा विदाउट और बियॉन्ड में। विदाउट का मतलब जिस पर किसी भी देश का कोई भी जुरिस्डिक्शन फॉल नहीं करता, और बियॉन्ड का मतलब जिस पर किसी देश का और देश का जुरिस्डिक्शन फॉल कर रहा है पर अपने देश का नहीं करता। और दूसरी कंडीशन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी शिप पर या एयरक्राफ्ट पे, कोई ऐसा शिप या एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है और उस पर अगर कोई भी व्यक्ति एक्ट करता है, ये बात आ गई किसी भी व्यक्ति के लिए, शिप और एयरक्राफ्ट पे किसी भी व्यक्ति की बात है, जो भी एक्ट करेगा तो वो भी हमारे देश में ट्राई होगा। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मान लो जो साइबर क्राइम्स होते हैं, कोई एक कंप्यूटर जो है अपने देश में है और उसको टारगेट करके कहीं दूसरी जगह से कोई एक्ट किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा जो अपने देश का हिस्सा नहीं है, अपने देश से विदाउट एंड बियॉन्ड है, तो उसका भी जो उसके ऊपर भी हमारे जो लॉ है, IPC है, उसका जुरिस्डिक्शन होगा। इलिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, युगांडा दूसरा देश है, वहाँ जाकर वो मर्डर कमिट करता है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे फाउंड,
कि उसे वो जहाँ कहीं भी, मान लो युगांडा से वो फ़्लाइट में आया, उसने मर्डर वहाँ कहीं कर दिया, रहने वाला दिल्ली का, लेकिन वो मुंबई उतर जाता है, तो उसको मुंबई में अगर पकड़ा गया तो वहीं उसका ट्रायल स्टार्ट होगा। ऐसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। ए है, एक कोई व्यक्ति है, उसने चाइना में जाके जो हमारा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, जो मैरिज एक्ट है, जो चाइल्ड मैरिज से जो प्रोहिबिशन का जो एक्ट है, उस एक्ट के रिगार्डिंग वहाँ चाइल्ड मैरिज में वो पार्टिसिपेट करता है, तो क्या हम उसको अपने देश में ट्राई कर पाएंगे? यस, हम उसे भी अपने देश में ट्राई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में तो चाइल्ड मैरिज जो है उसका जो प्रोहिबिशन किया हुआ है, और चाइल्ड अगर मैरिज करेगा कोई और उसको अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है तो उसको भी ऑफेंस माना जाता है, तो उसे हमारा देश में जो है ट्राई किया जाएगा। फिर है कि इफ़ एन ऑफेंस इज़ कमिटेड आउटसाइड इंडिया बट द ऑफेंडर इज़ फाउंड विद इन इंडिया, कि क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंस उसने आउटसाइड इंडिया कमिट किया और ऑफेंडर जो है इंडिया में पाया जाता है, ही मे बी गिवन अप फॉर ट्रायल इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वॉज कमिटेड। ये बात आ रही है किसी ऑफेंस की, यहाँ ये बात नहीं हो रही कि कौन व्यक्ति कर रहा है, एनी पर्सन कर रहा है, एनी सिटीजन कर रहा है, ऑफेंस की बात आ रही है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई उसका इंग्लैंड का व्यक्ति है, उसने कहीं अमेरिका में ऑफेंस कर दिया और आज की तारीख में वो इंडिया में है, तो उसका ट्रायल इंडिया में भी हो सकता है और उसका जो ट्रायल उसके देश में भी हो सकता है। इंडिया में तो तब होगा ये उसने ऐसा ऑफेंस किया जो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, और दूसरे देश में यानी कि वो इंग्लैंड का था तो उसका ट्रायल इंग्लैंड में कैसे होगा कि हमारे देश में कोई व्यक्ति आ गया, उसको एक्स्ट्राडिशन की तरह वापस भेज देंगे। यानी कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, जिसमें क्या है प्रत्यार्पण कर देंगे, हम उसको जो है दूसरे देश को सौंप देंगे। तो दो तरीके से हम ये एक्ट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं क्राइम करता है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की बात हो सकती है, और अगर वो हमारे देश में पकड़ा जाता है, हमारे देश में मिलता है, तो उसके ये दो प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं। एनी वन ऑफ दिस प्रोसीजर कैन बी फॉलोड। फिर है सेक्शन 3 को अब समझ लेते हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से समझ लेते हैं कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। ऐसा पनिशमेंट देना जो किसी ऐसे एक्ट के लिए जो करा गया बियॉन्ड का मतलब किसी दूसरे देश की टेरिटरी में किया गया, लेकिन उसको जो है हमारे देश में ट्राई किया जाएगा। एनी पर्सन लाइबल, कोई भी पर्सन लाइबल होगा, जिम्मेवार होगा बाई एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज़ बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ये यही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश से बाहर, बियॉन्ड की बात हो रही है, विदाउट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे देश से बाहर यानी कि किसी दूसरे की टेरिटरी में जाके कोई एक्ट करता है, तो उसके बाद उसका ट्रायल उसी मैनर में होगा जैसे कि वो एक्ट उसने अपने देश में किया है। तो सेक्शन 3 ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश में जाके कोई एक्ट कर देगा तो उसका ट्रायल जो है हमारे देश में किया जाएगा, उसी मैनर से किया जाएगा जिस मैनर से वो अपने देश में करता क्राइम तो किया जाता। सेक्शन 4 में जो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, सेक्शन 3 तो सिंपल यही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, दैट पर्सन कैन बी सिटीजन, दैट पर्सन कैन बी फॉरनर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने बियॉन्ड किया है इंडिया लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऐसा एक्ट कर दिया और उसका जो है ट्रायल जो है हमारे देश में होगा, हमारा जुरिडिक्शन फॉल करेगा। फिर है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है कि जो इस कोड के प्रोविजंस हैं वो उस पर भी अप्लाई होंगे कि कोई सिटीजन है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, शिप और एयरक्राफ्ट है, या जो है टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स है। ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कंप्लीटली डिस्कशन करवा दिया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट है इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस का मतलब क्या आएगा। ऑफेंस के अंदर हर एक वो एक्ट आएगा जो हमारे देश से बाहर जाके किया गया हो या वो इंडिया में किया गया हो और पनिशेबल होगा अंडर दिस कोड। कहने का मतलब है कि ऑफेंस के अंदर ये जो ऑफेंस है, जो सेक्शन 40 के अंदर जो डेफिनेशन है, उस ऑफेंस की डेफिनेशन ये थोड़ी सी अलग है। सेक्शन 40 आईपीसी की जब ऑफेंस की हम डेफिनेशन करेंगे और इसको अब देख लेते हैं ये क्या है। ये जो डेफिनेशन ऑफेंस की, ये जो कंप्यूटर रिसोर्स की, और ये क्लॉज 3 है, ये जो है 27 अक्टूबर 2009 के अप्लीकेबल हुआ था। उससे पहले जो ये हमारे आईपीसी में नहीं था, इसे अमेंडमेंट करके डाला गया है। तो वर्ड ऑफेंस जो है उसमें हर एक एक्ट आएगा, चाहे वो आउटसाइड इंडिया किया जाए, चाहे वो अपने देश में किया जाए। जो एक्सप्रेशन है कंप्यूटर रिसोर्स, उसका वही मीनिंग होगा जो मीनिंग सेक्शन 2 के 1(2) का क्लोज 1 उसका सब क्लोज के में एक्सप्लेन किया गया है। कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन कहाँ एक्सप्लेन की गई है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। कहाँ पर? 21K में। तो ये आप 21K माइंड में रख सकते हो, कई बार पूछ लिया जाता है प्री में। वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट मे बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ ए फॉरेनर फॉर ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया। ये हमने जो है लास्ट जो इंटर टेरिटोरियल किया था उसमें भी ये चीज़ डिस्कशन की थी कि फॉरेनर की क्या लायबिलिटी हो जाएगी कि अगर उसने इंडिया में कमिट किया। जैसे उसमें क्या था, मुबारक अली अहमद का जो केस है उस केस में ये था कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया, वो कहाँ से किया गया? टेलीफोन के थ्रू किया गया, पाकिस्तान से किया गया, लेकिन उसकी जो कॉर्पोरल प्रेजेंस नहीं थी। कॉर्पोरल का मतलब कि वो व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित नहीं था। तो लेकिन ये कहा गया कोर्ट में कि सेक्शन 2 IPC जो है फॉरेनर पे भी अप्लाई होगा, जिसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो इंडिया के अंदर जो है क्रिमिनल एक्ट माने जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, कॉर्पोरली प्रेजेंट आउटसाइड, चाहे वो वास्तविक तौर पे बाहर हो, बाहर किसी दूसरे देश में हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेक्शन 2 जो है उस व्यक्ति पे भी अप्लाई होगा जो फॉरेनर है, क्योंकि जब सेक्शन 2 की बात आती है उसमें वर्ड दिया हुआ है एनी पर्सन इंक्लूड बोथ सिटीजन एज वेल एज द फॉरेनर्स। इन फैक्ट नेशनलिटी कैन नॉट बी ए लिमिटिंग प्रिंसिपल। जो राष्ट्रीयता है उसको हम लिमिट में नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अब ये किसी दूसरे देश का है, नेशनल सा, ये दूसरे देश का रहने वाला है, हमारे देश में उसका हम ट्रायल नहीं करेंगे, हमारी जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है उसके रिगार्डिंग पड़ेगी। तो सेक्शन 2 का सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ऐसा एक्ट है जो पनिशेबल बाय लॉ है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, वायोलेशन ऑफ लॉ है और विद इन इंडिया किया गया हो। सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आउटसाइड इंडिया किया गया हो या बियॉन्ड इंडिया किया गया हो या विद इन इंडिया किया गया हो, उसका सेम ही ट्रायल किया जाएगा। सेक्शन 4 ये कहता है कि एनी सिटीजन बियॉन्ड और विदाउट इंडिया उसने कोई एक्ट किया, ऑफेंस किया, या कोई शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में उसके ऊपर कोई एक्ट किया, या उसने किसी टारगेट कंप्यूटर रिसोर्स के ऊपर कोई एक्ट किया, तो ये तीनों के तीनों जो एक्ट हैं वो सेक्शन 4 में फॉल करेंगे। और लायबिलिटी ऑफ फॉरेनर क्या होगी? फॉरेनर की लायबिलिटी भी उसी लेवल पे होगी जिस लेवल पे वो एक्ट अपने कंट्री में किया गया हो, अपने जो है जुरिस्डिक्शन में किया गया हो। वेदर द लॉज ऑफ द कंट्री शुड बी पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। क्या हमारे कंट्री के जो लॉ हैं वो उन्हें विदेश में भी पब्लिश करवाना चाहिए, सो दैट फॉरेनर कैन नो अबाउट द लॉ इन इंडिया, जिससे कि जो फॉरेनर है वो इंडिया के लॉ के बारे में जान सके। मेयर हंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस हमारा तीसरी बार आ रहा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ के मामले में मैंने इसे करवाया था कि एक ऐसा व्यक्ति था, ये दूसरे देश का व्यक्ति था जो अपने देश में महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, उसके पास काफ़ी मात्रा में गोल्ड था और उसे जो वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद उसने ये जो है प्ली ली कि उसे जो है इंडियन लॉ का पता नहीं था, क्योंकि इंडिया का जो लॉ है वो जो फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रांस का था, तो फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश नहीं हुई थी। तो यही बात कही गई है कि इग्नोरेंस ऑफ इट द पब्लिश नोटिफिकेशन बाय द रिस्पोंडेंट हु इज़ अ फॉरेनर इन आवर ओपिनियन वोली रेलेवेंट। ये जो इररेलेवेंट है, कोर्ट ने ये कहा कि इसके कोई मायने नहीं है कि उसे जो पब्लिश उसके कंट्री में हुआ था या नहीं हुआ था, या उसे नॉलेज थी या नहीं थी। ये एक प्रज्यूम्ड किया जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूजेड। इग्नोरेंस ऑफ लॉ में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई भी अगर व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो पहले उसके वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ये माना जाता है कि उसे वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस पता है। तो इस केस में उसको इम्यूनिटी नहीं मिली, हालांकि उसे 3 मंथ्स की लेज़र पनिशमेंट मिली, और उसे जो है उसका अंदर पहले ही वो जो जेल काट चुका था, तो उसकी जो पनिशमेंट उसमें से कट गई, सेट ऑफ हो गई थी। लायबिलिटी ऑफ फॉरेनर हु ऑब्टेन इंडियन सिटीजन आफ्टर कमिटिंग एन ऑफेंस एज ए फॉरेनर। अगर अब ये बात आ रही है कि एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे फॉरेनर की आप लायबिलिटी बताइए जिसने जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। कब कर ली थी? आफ्टर कमिटिंग एन ऑफेंस एज ए फॉरेनर, जब उसने एक ऑफेंस फॉरेनर के रूप में किया था। ये जो मैटर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण का, ये भी एक लैंडमार्क केस है। इसमें क्या हुआ था, जो राम नारायण था वो एक पाकिस्तानी था, मुल्तान का रहने वाला था, और पार्टीशन से पहले उसने सेंट्रल बैंक से एक लोन लिया था। उसके बदले में उसने अपना जो कॉटन बेल्स होते हैं, जो कपास बोलते हैं, रुई बोलते हैं, उसका एक भरा हुआ गोदाम जो है गिरवी रख दिया था। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ और जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, उसके बाद इसने क्या किया, उसने वो गोडाउन जो है बेच दिया और गुड़गांव में शिफ्ट हो गया, भारत में शिफ्ट हो गया।
उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 188 सीआरपीसी के तहत जो है परमिशन ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सेंट्रल बैंक ने परमिशन ली, और केस फाइल करने के बाद जब केस फाइल किया गया तो उसमें ये ग्राउंड लिया गया कि जुरिस्डिक्शन जो थी ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वायलेंस कमिटेड पाकिस्तान की, जब उसने क्राइम किया था जब वो पाकिस्तानी नेशनल था और जो ऑफेंस है वो पाकिस्तान में हुआ था, हालांकि वो अब लायबल नहीं होगा। और उसके बाद जो है उसने बाद में जो है भारत की नागरिकता भी ले ली, तो उसको हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। बैंक जो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके एक्विटल को अपहेल्ड कर दिया सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 2 में तो यही दिया हुआ है ना कि अपने देश में आके जो कोई एक्ट करता है, इसने तो जब एक्ट किया तो बाहर ही किया था, तब वो अपने देश का पार्ट नहीं था। तो ये इसके अंदर डिसीजन निकल के आया। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या है कि जब कोई भी सेक्शन 3 और 4 के अंदर जब फॉरेन नेशनल है उसका जब अपने यहाँ पर ट्रायल किया जाता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सेक्शन 188 सीआरपीसी को फॉलो किया जाता है। एज यू नो वेरी वेल दैट सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ एंड टू रन द इंडियन पिनल कोड द प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी विल बी फॉलोड और भी शैल बी फॉलोड। तो हमें सीआरपीसी के जो प्रोसीजर लॉ है उसको देखना पड़ेगा। उसमें है कि व्हेन एन ऑफेंस इज़ कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जब कोई भी ऑफेंस आउटसाइड इंडिया भारत के बाहर किया जाता है और वो इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया हो, चाहे हाई सीज पर, हाई सीज का मतलब जो मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल 24 नॉटिकल माइल या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ भी उसने कोई एक्ट किया होगा तो वो पर्सन होगा। और पर्सन नॉट बीइंग, चाहे वो सेकंड कहा गया है कि कोई ऐसा भारत का सिटीजन भी ना हो लेकिन उसने इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट और शिप पर कोई एक्ट किया है, और ऐसे जो एक्ट को ये माना जाएगा कि वो जहाँ कहीं भी मिलेगा उसको वहीं पर उसका ट्रायल होगा। प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है इस सेक्शन के अंदर, यानी कि जो फॉरेनर के अगेंस्ट सेक्शन 3-4 के अंदर जो प्रोसीडिंग की जाएगी बियॉन्ड और विदाउट इंडिया के रिगार्डिंग, वो प्रोसीडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं की जाएगी। पहले प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद ही जो है वो प्रोसीडिंग की जा सकती है। तो ये है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। जब भी सेक्शन 3-4 की बात आती है किसी फॉरेनर का आउटसाइड और बियॉन्ड और विदाउट टेरिटरी के रिगार्डिंग कोई भी इशू राइज होता है तो उसके अंदर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैंक्शन जो जरूर लोगे। जैसे कि अब कन्हैया लाल का जो केस था, कन्हैया कुमार का, उसने क्या किया था, उसने कुछ ऐसे एक्ट किए थे, दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर केस चलाना था, लेकिन दिल्ली सरकार के और जो पुलिस ने केस चलाना था और उसमें दिल्ली सरकार की जो है परमिशन चाहिए थी, तो उसकी सैंक्शन लेना जरूरी था। अगर सैंक्शन के बिना अगर उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है तो वो पनिशमेंट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी अपर कोर्ट के द्वारा। तो ये जो प्रीवियस सैंक्शन है, जहाँ भी जिस प्रोविज़न में प्रीवियस सैंक्शन वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट की सैंक्शन, गवर्नमेंट की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब ट्रायल हो रहा हो और जो टाइम काउंट होता है, लिमिटेशन पीरियड काउंट होता है, तो ऐसा नहीं कि जो सैंक्शन में टाइम लिया जाएगा वो टाइम जो है हम उसमें शामिल करें, वो टाइम एक्सक्लूड होता है, उसे बाहर निकाला जाता है, वो टाइम छोड़ के बाकी टाइम जो लिमिटेशन में काउंट होता है। तो प्रीवियस सैंक्शन जहाँ दिया होगा तो सैंक्शन जो है वो मस्ट है, लेनी ही पड़ेगी, उसका कोई कहे ना कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। प्रोसीजर रिक्वायरमेंट में आगे देखिए, जो वर्ड फाउंड है जो 188 में लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि फाउंड का मतलब वो देश के किसी भी हिस्से में मिल जाए, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो जहाँ उसने कमिट किया या नहीं किया। जो सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट है वो नेसेसरी नहीं है। किन पर्पजेज़ के लिए, मान लो एक एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ पर आ जाती है, जब कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू होता है, चार्जेस और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, उस टाइम जो है सैंक्शन जो है रिक्वायर हो जाती है। अब एग्जांपल देख लीजिए आप, एक कॉन्स्पिरेसी इनिशियली हैज्ड इन इंडिया, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र इंडिया में किया गया, एंड अ पार्ट ऑफ दिस इज कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया, और उसका जो एक हिस्सा है वो बाहर किया गया। मान लो अपने यहाँ पर कोई आतंकवादी का अटैक हुआ, 4 क्रिमिनल्स अपने देश में थे और एक जो था वो पाकिस्तान में था, तो उसके बाद एक्यूज जो है इन्वॉल्व था उस चीज़ के अंदर, तो ये प्रोवाइजर जो सेक्शन 188 का है उसके तहत उसको जो है डायरेक्ट उसके खिलाफ ट्रायल नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड दैट, ये कह रहा है कि ट्रायल नहीं किया जा सकता जो कंडीशन होती है, लेकिन वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड एंड नो प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी के मैटर हैं उन मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन की इंक्वायरी और ट्रायल में कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 3 स्टेजेज होती हैं किसी भी कोर्ट के अंदर आप केस चलाते हो। जब फर्स्ट हो जाए इन्वेस्टिगेशन, सेकंड होता है इंक्वायरी, थर्ड होता है ट्रायल।
आप इन्वेस्टिगेशन तो प्रीवियस सैंक्शन की कर सकते हो, बट इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ये कहा है कि जब मान लो कोई कॉन्स्पिरेसी का मैटर है और उसमें 2 बंदे जो अपने देश में थे और एक जो 2 जो है अपने इंट्रा टेरिटोरियल में थे और एक जो था वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में था, तो उसके रिगार्डिंग जो है किसी प्रकार की सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के अंदर ये माना जाता है कि कोई भी एक पार्ट कॉन्स्पिरेसी का कहीं भी किया गया हो तो वो पूरा का पूरी लाइबिलिटी उनकी उसी जुरिडिक्शन में अराइज होगी। जो सेक्शन 10 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इस चीज़ के बारे में एविडेंस के रिगार्डिंग जो है एक्सप्लेन भी करता है। उसके बाद है एडमायरल्टी जुरिडिक्शन। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। एडमायरल्टी का मतलब है कि जो शिप वगैरह होते हैं वहाँ पर किसका जुरिडिक्शन आएगा। तो जुरिडिक्शन जो है वो 2 प्रकार से डिसाइड होगा। एडमायरल्टी जुरिडिक्शन होता क्या है, जो जुरिडिक्शन होता है ऑफेंस को ट्राई करने का हाई सीज में, हाई सीज का मतलब जो 12 और 24 नॉटिकल माइल से आगे जो सीज है, हाई सीज है, वहाँ पर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके रिगार्डिंग जो एडमायरल्टी जुरिडिक्शन काउंट की जाती है। एडमायरल्टी जुरिडिक्शन एक्सटेंड्स अवर कहाँ एक्सटेंड होती है, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन शिप और हाई सीज, या तो शिप पर हुई हो या हाई सीज पे। ऑफेंसेस जो है या फॉरेन शिप पे हुई है इंडियन टेरिटरी में। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो है हमारा जो ऑफेंस वहाँ हुआ है जहाँ इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ शिप या एयरक्राफ्ट शिप था हाई सीज पे, और दूसरा कि फॉरेन शिप थी लेकिन उसमें इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है वो शिप था, और तीसरा पायरेसी का मतलब पायरेट्स जो लुटेरे होते हैं समुद्र में उनको पायरेट्स बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग। हाउएवर जो एडमायरल्टी ऑफेंस एक्ट 1894 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1894 जब से आया था उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं उनके पास भी इन केस को निपटाने का जुरिडिक्शन है। लेकिन कई बार क्या है कि ये जुरिडिक्शन भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये आगे डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, रिपब्लिक ऑफ इटली थ्रो द एम्बेसडर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है 2013 के अंदर इसका जो जजमेंट आ गया था, ये केस पुराना है, 2013 का ही केस मान के चलिए, वैसे आप सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ही गया। इसमें क्या था कि जो इटालियन नेवी के जो कमांडेंट थे वो केरला पुलिस ने उनको पकड़ लिया। किस वजह से पकड़ लिया कि जो हाई सीज पर जो मछुआरे थे 2 मछुआरों को इन्होंने मार दिया था, और ये कहा गया कि जो इटालियन शिप थी वो फिशिंग बोट पर जो अटैक किया था, जो फिशिंग बोट थी मछुआरों की, जो नाव थी वो रजिस्टर्ड थी भारत में। तो जब ये रजिस्टर्ड थी भारत में तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो है एडमायरल्टी जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उनका ट्रायल जो है अपने कंट्री में होना था। लेकिन क्या हुआ इसमें, जो ये इटालियन थे इन्होंने क्या करा, एक रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो केरला हाई कोर्ट है वो जो है गलत कर रही है, और वहाँ पर कंटीजियंस जोन था। कंटीजियंस जोन का मतलब होता है जो 24 नॉटिकल माइल्स था, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, तो वहाँ पर जो है इंडिया की टेरिटरी नहीं पड़ती। केरला हाई कोर्ट ने तो वो रिट जो है वो डिसमिस कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को एक्सेप्ट कर लिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्पेशल लीव पिटीशन जब उस रिट को एक्सेप्ट किया तो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ है, इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ये कहा कि जो स्टेट ऑफ केरला है उसके पास 2 इटालियन को प्रोसिक्यूट करने का कोई भी राइट नहीं है। यानी कि केरला जो कोर्ट है उन्होंने अपना राइट खो दिया। फिर अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अंडर म्युनिसिपल लॉ, कोई म्युनिसिपल लॉ होता है, म्युनिसिपल लॉ का मतलब जो लोकल लॉ होता है जो हमारे देश में लागू उसे कहते हैं म्युनिसिपल लॉ, एंड द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो पूरे विश्व में लागू होता है, एंटाइटल टू एक्सरसाइज राइट ऑफ सॉवरेनिटी अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, की जो उन्हें अधिकार है 24 नॉटिकल माइल्स तक अपनी जुरिडिक्शन को डिसाइड करने का। इस इंसिडेंट के बाद हुआ जो इटालियन वेजल था, इंडियन शिपिंग वेजल, तो जो जोन था, कॉन्टिजियस जोन था यूनियन ऑफ इंडिया का, उसको एंटाइटल किया गया कि इन दोनों का प्रोसिक्यूट किया जाए, और जो भी सिस्टम हम हमारे सिविल प्रोसीजर, सिविल जस्टिस सिस्टम है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद भी ये बीच में जो है किसी तरीके से परमिशन लेके अपने देश में किसी फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए चले गए। अब एक बार कोई बंदा जो है दूसरे देश से निकल के अपने देश में आ जाएगा तो वापस थोड़ा नहीं आएगा, तो ये वापस नहीं आए। फिर ये मैटर पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी जुलाई के महीने में फ़ैसला आया है, तो उसमें क्या था, हमने डिमांड की थी कि जिनका जो ट्रायल है हमारे देश में होना चाहिए, क्योंकि 24 नॉटिकल माइल्स तक जुरिडिक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जब इस चीज़ों को उठाया था
कि जो 2 फिशरमैन हैं उनको मारा गया है केरला की कोस्ट पे, केरला के तट पर 15 फरवरी 2012 में। तो उन्हें जो है इम्यूनिटी जो प्रोवाइड की गई है वो नहीं मिलनी चाहिए और उनका जो ट्रायल है वो इंडिया में होना चाहिए। लेकिन ट्राइब्यूनल ने ये हेल्ड किया कि इटली जो है इस फेवर में, इटली जो फेवर है मेन सबमिशन जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग जो इटली ने क्लेम किया है और इंडिया ने जो काउंटर क्लेम किया है वो जो वायलेशन करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स। जो नेविगेशन राइट्स हैं फ्रीडम के, उनके राइट्स किसके तहत बने हुए हैं? द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के जो यूनाइटेड जो कन्वेंशंस बनी हुई है उन कन्वेंशंस का ये वायलेशन करता है, इसलिए उनका ट्रायल जो है इंडिया में नहीं हो सकता। तो यहाँ हमने क्या कहा, इंडिया लूजिज जुरिडिक्शन ओवर इटालियन मेराइंस केस। तो इंडिया ने जो है अपनी जुरिडिक्शन जो है यहाँ पर खो दी और बस एक चीज़ हमने जीत लिया, हेग जो कहाँ पर पड़ता है, किसका ऑफिस है ये? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और वहाँ पर जो है केरला के उन 2 फिशरमैन को मुआवजे की डिमांड को मान लिया गया। फिर है सेक्शन 5। आज सेक्शन 5 कर लेते हैं। जो ये फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 5 जो है सेक्शन 2 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 5 कहता है कि विच इज सेविंग क्लोज। सेक्शन 5 एक सेविंग क्लोज है, वो कहता है कि किसी ऑपरेशन जो आईपीसी जो है कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, वो उन जगह अप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ सेपरेट प्रोविज़न बन गए हैं किसी स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ में। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्पेशल लॉ और वहाँ पे कुछ पनिशमेंट है, ऐसे ही जैसे अदर एक्ट कोई क्रिमिनल एक्ट है जहाँ पर उनके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, जैसे कि फुल एडल्ट्रेशन का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का और नारकोटिक जो सब्सटेंसेस का जो है उनके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट के अगर कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं तो उन पे जो है आईपीसी प्रिवेल नहीं करेगा। तो सेक्शन 2 का जो एक्सेप्शन हमने किया था अम्बेसडर वगैरह, प्रेसिडेंट, गवर्नर, उनमें आप जो सेक्शन 5 को भी लिख सकते हो। अगर सेक्शन 5 को आप साथ में लिखोगे तो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्कोप क्या है सेक्शन 5 का? स्कोप जो है किस पर आधारित है? एक मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम है, जेनरलिया स्पेसिफिसिज्म नॉन डेरोगेंट। इसका मतलब है कि जो जनरल लॉ है उस पर स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। स्पेशल लॉ प्रिवेल्स अवर जनरल लॉ। तो विच मीन जनरल वर्ड्स डू नॉट रिपील स्पेशल लॉ। इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब ये है कि जो स्पेशल लॉ है उसको जो है जनरल वर्ड्स जो है रिपील नहीं करेंगे। ये रिपीट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ रिपील है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये एक माना गया प्रिंसिपल है कि जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के बीच में जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी इशू अराइज होता है तो स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। अगर कोई किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं है तो इफेक्ट जो है वो दोनों का बना रहेगा। However, a person cannot be published twice, one for special law and specific IPC offense। ऐसा भी नहीं है। ये भी कहा गया कि मान लो किसी व्यक्ति को आईपीसी के तहत पनिशमेंट हो चुकी है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि अब स्पेशल लॉ में भी पनिशमेंट उसको देनी चाहिए। अगर एक बार उसको पनिशमेंट मिल चुकी है तो दोबारा पनिशमेंट देने की के लिए वो ज़रूरी नहीं है और उसको दी भी नहीं जाएगी। ये जो है रूल जो डबल जो पार्टी का है वो वायलेट हो जाएगा, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी सकती। सेक्शन 300 जो सीआरपीसी वो भी यही बताता है। जो तो पर्सोनल है आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स एक्ट है जो आर्मी एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, नेवी एक्ट के द्वारा गवर्न होता है और इंडियन एयरफोर्स एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। कहता है उस जगह जो है म्यूटिनी और डेजर्शन के रिगार्डिंग उनका जब इन एक्ट के तहत उनको कहते हैं ना कि टर्मिनेट कर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उनके रिगार्डिंग उनके स्पेसिफिक एक्ट है तो उसमें आप आईपीसी को वहाँ पर नहीं अप्लीकेबल करवा सकते। सेक्शन 5 जो आईपीसी का है वो बताता है कि स्टैच्यूज़ ने हैं कुछ स्पेशल और लॉ को इसीलिए अलग रखा है क्योंकि हर एक लॉ की अपनी जो है इम्पोर्टेंस है और हर एक लॉ की इक्वल डिग्निटी है तो उसे उसी लॉ के अंदर कवर होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जब भी आप लिखोगे सेक्शन 3 और 4 का वर्णन लिखोगे, उसके बाद जो है एडमायरल्टी जुरिडिक्शन भी आप लिख देना। अब आज हमने जो 4 केस पढ़ लिए, मुबारक अली, मेयर हंस जॉर्ज का केस हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केस हो गया और इटालियन रिपब्लिक इटालियन वाला जो केस हो गया। अगर आपको मान लो ये लगे कि मुझे एक्सेप्शन लिखना है इंटर टेरिटोरियल के रिगार्डिंग, तो जो एक्सेप्शंस मैंने लिखवा रखी हैं साथ लास्ट क्लासेज में, उनके साथ साथ आप सेक्शन 5 को भी लिखोगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आई होप आपको एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहिए तो आप मुझे अपने सजेशंस दीजिए। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हो कि लॉ से रिलेटेड ये लेक्चर आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये जो लेक्चर है अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो खुद लॉ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के एस्पायरेंट्स हैं और क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कोरोना पीरियड में आप प्लीज़ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, घर से बाहर कम से कम निकले, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए और घर में जब आप होते हो तो हैंड वॉश बार बार करते रहिए और अपने इम्यूनिटी लेवल को भी हाई कीजिए। अपने सर्दी जुकाम का जो ध्यान रखिए, ठंड से बचिए और जब अगर आपका इम्यूनिटी लेवल हाई होगा तो आपका कोरोना क्या कोई भी ऐसी इन्फेक्टेड डिजीज़ है वो आपको टच भी नहीं कर पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।